नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका ज्वेलर्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जो यूजीसी ने नई गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं, जो कि द यूजीसी रेगुलेशन 2026 की जो न्यू गाइडलाइंस है, जो पुरानी गाइडलाइंस थी, जो नेप एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो गाइडलाइंस में जो इक्विटी और इंक्लूजन के बारे में पूरा मेंशन किया गया था, समता और समावेशी के नियम उसमें बताए गए थे। ठीक है, तो यूजीसी ने जो नया गजट पास किया हुआ है, जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए हैं, जो भी इंडिया में ऑल ओवर इंडिया जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन का जो पैटर्न है उसको इन्हांस करने के लिए यूजीसी ने कुछ सख्त स्ट्रिक्ट और कुछ नए नियमों में बदलाव किए हैं। ठीक है, तो इस रूल में ये रूल जो आपका 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने रिलीज़ किया था, ठीक है, गजट ऑफ इंडिया में, भारत के राजपत्र में, और ये उसी डेट से जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में वो कम्प्लीटली उन पे इनैक्ट हो जाएगा, उन पे रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन पे सख्त निर्देश रहेगा कि जो भी चीज़ें मेंशन है इस रूल्स में उसके अंतर्गत सारी चीज़ें फॉलो हों। ठीक है, तो जो भी चीज़ें पॉलिसी हैं, क्या क्या न्यू रूल्स में यूजीसी ने फ्रेम किया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट रोड मैप हम देखेंगे कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। अगर कोई यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो उसके खिलाफ क्या सख्त एक्शन किए जाएंगे, ये रूल्स किस चीज़ों को प्रमोट करता है, ठीक है, क्या इस रूल के आयाम हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम कम्प्लीटली इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि जो एक्ट था वो लैंग्वेज काफ़ी आसान नहीं थी समझने में, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में कम्प्लीटली जो इजी लैंग्वेज है उसमें पूरा जो है स्ट्रक्चर फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, ताकि सभी लोग को इजीली चीज़ें समझ में आ सके कि जो यूजीसी का रूल है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो हम जैसा कि बात करते हैं, जो ये नया यूजीसी का रेगुलेशन 2026 का जो न्यू रूल्स है, ठीक है, ये बेसिकली उच्च शिक्षा संस्थानों में जो समता संवर्धन है, मींस इक्विटी और इंक्लूजन की बात करता है, वो कम्प्लीटली दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कम्प्लीटली हम इसमें जो रोड मैप देखने वाले हैं, कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, और ये अभी तक का जो चेंज हुआ है ये सबसे बेस्ट चेंज है। क्योंकि अभी तक हम जैसा कि देख रहे थे कई यूनिवर्सिटीज़ हो गए, अभी हाल में हम लोग न्यूज़ भी देख रहे थे, टीवी में, न्यूज़पेपर में आए दिन न्यूज़ आ रही थी कि इस यूनिवर्सिटी में बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, इस यूनिवर्सिटी में बच्चे के साथ रैगिंग हुई है, इस यूनिवर्सिटी में जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे फीमेल हो गया, उनका जो फीमेल जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अपने एडवांटेज के लिए उनका फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, तो उससे जो बच्चे थे वो कमिट सुसाइड कर लेते थे या अपने आप को पॉइजन दे देते थे। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी थी ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी मॉडर्न सोसाइटी में। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि लॉ होते हुए भी, जैसे हमारे एंटी रैगिंग का प्रोविज़न हर एक यूनिवर्सिटीज़ में है। आप चाहे वो उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी में देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी में देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखिए, एंटी रैगिंग का प्रोविज़न हर जगह है। लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसका जो रेगुलेशन का पैरामीटर है वो सब जगह अलग अलग है। ठीक है, जो हायर जो स्टैंडर्ड के सीनियर होते हैं, ठीक है, वो उस टाइप से उनकी रैगिंग करते हैं ताकि और ये भी उनको बताते हैं कि इसकी चीज़ कंप्लेन करोगे तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी। तो बच्चे फिर जो अभी हाल ही में एडमिशन लिए होते हैं वो डर जाते हैं कि अभी अभी तो एडमिशन लिया हुआ है, तो अगर हम चीज़ें
कंप्लेंट करेंगे तो हो सकता हो हमारा करियर ख़राब हो जाए। तो इस डर की वजह से वो कहीं कंप्लेंट कर नहीं पाते थे। और जो ये रैगिंग का प्रोसेस था ये चलन में था, ये अलग अलग तरीके से ये कंटिन्यूस था यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और इससे जो इफ़ेक्टेड जो बच्चे होते थे वो कहीं ना कहीं बिग लॉस में चले जाते थे, या तो डिप्रेशन में चले जाते थे या सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते थे। ठीक है, तो या उनकी में जो मेंटल कैपेबिलिटी थी वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाती थी। ठीक है, कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलता था कि एडमिशन लेने में जो जैसे मान के चलिए जो SC ST के स्टूडेंट हो गए, OBC के स्टूडेंट हो गए, ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्ड के स्टूडेंट हो गए, तो उनके कभी कभी उनके कल्चर पे सवाल उठता था कि तुम्हारा कल्चर ऐसा है, या उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में जो ऑल ओवर इंडिया इस्टेब्लिश्ड है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, तो इन सब चीज़ों को इरेडिकेट मीन्स इनको रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये नया एक्ट UGC ने पास किया है। ठीक है, इसमें चीज़ों का सख्ती से निर्देशों का पालन करना है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं फॉलो करती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन है। जैसे कि हम आगे अभी पूरा कम्प्लीटली जो है रहेगा वो हम चीज़ें देखेंगे कि कैसे कैसे जो पनिशमेंट के फॉर्म में जो चीज़ें हैं, जैसे आपका जो एकेडमिक एफिलिएशन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको फ्यूचर जो यूनिवर्सिटी है फ्यूचर के लिए बैन कर दी जाएगी, टीचिंग जो भी उनका स्टेटस है यूनिवर्सिटी का, जैसे आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्रेडेशन का जो 2F और 12B का होता है, तो वो एफिलिएशन भी हटा लेगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका मोटिव क्या है, जो ये पॉलिसी UGC ने रिलीज़ की है, इसका जो मोटिव क्या है। ठीक है, तो जो स्ट्रेटजी है इसका, ठीक है, कि द 2026 रेगुलेशन सुपरसीड द 2000 फ्रेमवर्क, मीन्स 2012 में जो UGC ने जो गाइडलाइंस निकाली थी उसको ये 2026 का जो रेगुलेशन है ये उसको सुपरसीड कर जाएगा। मीन्स जो भी चेंजेस पहले बताए गए थे उन सारी चीज़ों को हटा के नए तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी जो बीच में आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, NEP आई थी 2020 में, उसमें इक्विटी और इंक्लूजन की बात किए गए थे। हालांकि वो काफ़ी स्तर तक ठीक था, लेकिन कुछ उसमें भी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने मनमानी तरीके से चीज़ें कर रही थी, तो उसको भी माना गया कि वो जो लीगली है वो मतलब उतना सक्सेस में नहीं है। तो इसीलिए फिर एजुकेशन की एक्सीलेंस को और इम्प्रूव करने के लिए फिर UGC ने नए नियम जनरेट किए हैं, उसको फ्रेम किए हैं, जो कि ये हमें 2026 के रेगुलेशन एक्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो सेक्शन 4 जो ये हमारा रूल है उसका जो सेक्शन 4 है वो हमें एक अफर्मेटिव ड्यूटीज़ मींस कंपलसरी ड्यूटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं उनको ये चीज़ें बताता है। क्या क्या चीज़ें हैं? इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल फॉर्म, मींस कम्प्लीटली जो भेदभाव है, चाहे आपका रेस हो गया, सेक्स हो गया, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, इकोनॉमिकली हो गया, ठीक है, वो हर तरह से भेदभाव ख़त्म करना है। ठीक है, कम्प्लीटली मीन्स कहीं भी 1% की कोई भी गुंजाइश नहीं होना है, कम्प्लीटली ख़त्म करना है। ठीक है, प्रमोट इक्विटी एमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जो समता का है, जो स्टेक होल्डर का हम बात करेंगे, स्टेक होल्डर आप याद रखिएगा, स्टेक होल्डर अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टेक होल्डर हम किस किस को कहेंगे, स्टूडेंट को कहेंगे, फैकल्टी को कहेंगे, स्टाफ को कहेंगे, किसको कहेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टेक होल्डर में जो चीज़ें कवर होंगी उनमें जो समता का जो प्रमोशन रहेगा, जो उत्थान रहेगा उनका करने का रहेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट प्रोएक्टिव, प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, मीन्स जो भी बचाव और मीन्स उनसे रक्षात्मक जो मेजर्स रहेंगे, मीन्स जो भी एक्शंस रहेंगे वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट होंगे। यूनिवर्सिटीज़ जो रहेंगी वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो उसका उसके जो केस है उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या अप्लाई किए जा सकते हैं वो कम्प्लीटली हमें देखने को मिलेंगे, और उसको वो एक्ट या वो इंसिडेंट दोबारा ना हो उसके अगेंस्ट हम क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन मोटिव हमारा सेक्शन 4 का था, जो UGC एक्ट न्यू रेगुलेशन 2026 का, उसमें
पहला मोटो यही था कि कोई भी हायर एजुकेशन मीन्स नो HEI सेल परमिट और कंडोन एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स कोई भी हायर जो आपका उच्च शिक्षा संस्थान है, ठीक है, वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर की बात करते हैं। जो स्टेक होल्डर हम किस किस को कहेंगे, तो स्टेक होल्डर की जो डिग्निटी सम्मान हो गया उनका, स्टेक होल्डर में आपके कौन से आएंगे, स्टूडेंट आएगा, फैकल्टी आएगा, स्टाफ आएगा, ठीक है। तो जो इस एक्ट का स्कोप है, कौन कौन प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो बात करते हैं, जब हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं, स्टेक होल्डर में जैसे मैंने बताया, स्टूडेंट हो गया, आपका छात्र हो गया, आपके फैकल्टी हो गए, स्टाफ हो गया, तो वो किस चीज़ से प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। रिलीजन से रहेंगे, रेस से रहेंगे, कास्ट रहेगा आपका ST ST OBC हो गया, जेंडर हो गया, लिंगात्मक हो गया आपका मेल फीमेल, थर्ड जेंडर हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज एंड इथनिसिटी, मीन्स जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन टाइप का पूरा जो आपका भेदभाव का जो पैरामीटर्स हैं कि आपका धर्म, रेस, आपका जाति, आपका लिंग, आपका जन्म स्थान, आपके जो डिसेबिलिटी है और जो आपकी भाषा है, उसके बिहाफ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। कोई भी स्टाफ, स्टूडेंट या फैकल्टी इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन रहेंगे, ठीक है। फिर अब अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, जो सेक्शन 3E जो बताता है एक्ट का, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूडेड है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अनफेयर, डिफरेंशिएशन और बायस ट्रीटमेंट, मीन जैसे स्टूडेंट हो गया, ठीक है, अगर किसी कास्ट का है, डिफरेंट कास्ट का है, लोअर कास्ट, लोअर बैकग्राउंड का है, तो उसमें जो उसको जो चीज़ें मुहैया कराने को होता है उसमें बायस्ड होता है, पक्षपात होता है, और उनमें मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, लोअर क्लास का है और एक क्लास में हाई स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो अगर वो वहाँ पर सवाल कहता है तो उसको डिप्राइव्ड कर दिया जाता है कि उसको जवाब नहीं दिया जाता है या उसको डांट दिया जाता है, तो उसमें क्या रहता है, स्टूडेंट डिमोटिवेट कम्प्लीटली हो जाता है। तो वो जो प्रैक्टिसें हैं वो कम्प्लीटली रिमूव करने का जो पूरा डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा सेक्शन 3 में गवर्न करता है, जो कि आपका अनफेयर प्रैक्टिस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, बायस ट्रीटमेंट हो गया, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, मीन्स एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, एक्सक्लूजन और प्रेफरेंस दैट इम्पेयर्स इक्वलिटी, ठीक है। जो भी चीज़ें समानता का जो चीज़ें वहाँ पर अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो कि समानता को बढ़ावा दे रही है तो उसको वहाँ से चीज़ों को हटा दिया जाएगा, ठीक है। कंडीशन इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि मानव के सम्मान के उसके अनकम्पैटिबल रहेगी, ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। वो चीज़ें किस में आएंगे, डिस्क्रिमिनेशन में काउंट रहेंगी, ठीक है। जो इक्वलिटी को जो समानता को नहीं बढ़ावा देती है या उसको हटाती हैं वो डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई मतलब ह्यूमन डिग्निटी को मीन्स इफेक्ट करता है चीज़ें किसी भी कंडीशन से, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट में रहेंगी, ठीक है। अब ये चीज़ें कैसे इरेडिकेट होंगी, कैसे ख़त्म होगा, ठीक है, तो ये हम चीज़ें देखेंगे। तो इनके लिए जो हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा उसमें EOC रहेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर रहेगा, ठीक है। जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर रहेगा इसको हम कह सकते हैं समान अवसर केंद्र, मीन्स ये कंपलसरी है कि ये इस्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है। अब इसका काम क्या रहेगा, ठीक है। अब इसे इसका काम रहेगा कि ये गाइडेंस देगा, ठीक है, जो भी है उस पर्टिकुलर जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उनको गाइडेंस देगा, लीगल एड के लिए उनको प्रमोट करेगा, उनसे कोऑर्डिनेट करेगा, ओवरसीज करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें हम बारी बारी देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा जो EOC हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है वो क्या है, समान अवसर का केंद्र है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या चीज़ें प्रमोट करता है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रख लें कि जो EOC है वो हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैंडेटरी है, मीन्स ज़रूरी है कि हर एक इंस्टीट्यूट उसको एस्टेब्लिश करे अपने में, ठीक है। जो भी अगर
कोई भी कॉलेज में अगर उसमें एग्जाम्पशंस एक छूट दी गई है कि जो भी कॉलेज में 5 से कम फैकल्टी है या जो वो यूनिवर्सिटी के ईओसी पे डिपेंडेड है, उन पे एग्जाम्पशंस है। ठीक है, अगर कोई भी कॉलेज की फैकल्टी ज़्यादा है और यूनिवर्सिटी पे भी रिलाई करती है तो उन पे भी ये रहेगा कि ईओसी वो अपने कॉलेज में इस्टेब्लिश करें। ठीक है, अब ईओसी देखिए क्या, ठीक है, ईओसी से आपका गाइडेंस होगा। गाइडेंस आपका किस तरीके से होगा, एकेडमिक होगा, फाइनेंशियल होगा, सोशल काउंसलिंग होगी। ठीक है, अब इसमें गाइडेंस को अगर हम देख लेते हैं तो आपका शैक्षणिक रहेगा, ठीक है, वित्तीय रहेगा, और जो सामाजिक परामर्श रहेगा वो आपका ईओसी का काम रहेगा कि वो चीज़ें प्रोवाइड करे। ठीक है, लीगल एड की बात करते हैं तो विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंध रहेगा। ठीक है, जो आपके कोऑर्डिनेटर रहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो भी पर्सन्स रहेंगे, उनसे कम्प्लीटली ईओसी कांटेक्ट में रहेगा और चीज़ें प्रोवाइड करने के टाइम टू टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी ईओसी की, वो चीज़ें प्रोवाइड करें। ठीक है, देन कोऑर्डिनेशन, ईओसी का काम कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने का रहेगा, जैसे कि आपका पुलिस के साथ हो गया। ठीक है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट के जो पर्टिकुलर एडमिन्स हैं, एनजीओज हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनसे कम्प्लीटली कनेक्टेड कोऑर्डिनेशन में रहेगा। ठीक है, देन ओवरसी की अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, मीन्स उन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा जिनकी जिनसे जो भी पीछे के ग्रुप हैं या जो लोअर ग्रुप्स हैं जिनको अभी तक एडवांटेज नहीं मिल पाया है, उनको उनके फेवर में पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कराई जाएंगे ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके और उनका जो फ्यूचर है वो आगे ब्राइट हो सके। ठीक है, अब जो इसमें नेतृत्व का काम आता है, लीडरशिप का काम आता है, वो कोऑर्डिनेटर का काम आता है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेटर रहेगा वो कौन रहेगा, मस्ट बी अ रेगुलर प्रोफेसर और सीनियर फैकल्टी मेंबर विद एन इनेट इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप। मीन्स जो कोऑर्डिनेटर रहेगा, इन सबको जो मैनेज करेगा, जो कोऑर्डिनेट करेगा, वो एक उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो एक प्रोफेसर होना चाहिए या कोई सीनियर फैकल्टी मेंबर होना चाहिए, और उसका जो सामाजिक उत्थान में, जो सोशल वेलफेयर में इंटरेस्ट है वो उसका होना चाहिए। ठीक है, देन अब बात करते हैं जो ये कमेटी रहेगी आपका, कमेटी में कौन कौन से मेंबर रहेंगे। ठीक है, कैसे कैसे पार्टिसिपेशन रहेगा वो हम देखने को इसमें कम्प्लीटली जो रहेगा हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेन पर्सन रहेगा, जो चेयरपर्सन रहेगा। ठीक है, चेयरपर्सन जो रहेगा, जो अध्यक्ष रहेगा, वो कौन रहेगा, जो इंस्टीट्यूट का हेड रहेगा वो चेयरपर्सन रहेगा। ठीक है, जो संस्थान का, जो भी इंस्टीट्यूट का, जो यूनिवर्सिटी हो गया आपके प्राइवेट, सेंट्रल, डीम्ड हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, उनका जो हेड रहेगा वो चेयरपर्सन रहेगा। ठीक है, अब चेयरपर्सन जो रहेगा उनके अंतर्गत कौन कौन से पर्सन्स काम करेंगे, वो क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। ठीक है, सबसे पहला देख लेते हैं तो 3 प्रोफेसर रहेंगे या सीनियर फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, ठीक है, एक स्टाफ मेंबर जो रहेगा वो नॉन टीचिंग रहेगा। ठीक है, 2 सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ठीक है, और जो ईओसी का कोऑर्डिनेटर जो रहेगा वो मेंबर सेक्रेटरी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तो हेड हो गया जो हमारा चेयरपर्सन रहेगा। मेंबर सेक्रेटरी कौन हो गया, जो अभी मैंने पीछे बात किया, जो कोऑर्डिनेटर रहेगा, जो कि एक प्रोफेसर या रेगुलर प्रोफेसर या कोई सीनियर फैकल्टी मेंबर होना चाहिए जिसका सोशल वेलफेयर में काफ़ी ज़्यादा उत्थान में इंटरेस्ट हो। ठीक, मीन्स या नॉलेज हो या कोई पार्टिसिपेशन हो, वो हमारा कौन रहेगा, ईओसी का कोऑर्डिनेटर रहेगा, उसी को हम मेंबर ऑफ सेक्रेटरी कहेंगे। ठीक है, बाकी जो आपके 3 प्रोफेसर और सीनियर फैकल्टी वो मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, 1 स्टाफ मेंबर जो कि नॉन टीचिंग रहेगा। ठीक है, 2 सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव वो मेंबर रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तो जो प्रोफेसर और जो कोऑर्डिनेटर का रोल क्या रहेगा, उनसे कौन से पर्सन कॉन्टेक्टेड में रहेंगे, तो 2 स्टूडेंट रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे, जो नॉमिनेशन प्रोसीजर रहेगा मेरिट पे या स्पोर्ट्स के बेस पे कौन कौन इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव निकाले जाएंगे।
ठीक है। अब इसमें जो मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन किसका रहेगा, ठीक है, जो भी ये आपकी जो कमेटी रहेगी इसमें कौन कौन से पर्सन्स डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी है कौन कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो उसमें ओबीसी हो गया, आपका पीडब्ल्यूडी के बच्चे हो गए, ठीक है, एससी एसटी और वुमेन का इसमें मैंडेटरी है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। मीटिंग कैसे कैसे होंगी, मीटिंग का जो टाइम रहेगा वो साला मिनिमम जो रहेगा आपका एक साल में 2 बार मीटिंग का प्रोसीजर रहेगा, मिनिमम मेंशन किया हुआ है, मैक्सिमम का कोई मेंशन नहीं है कि अगर कोई अर्जेंसी आती है तो आप 2 से ज़्यादा भी मीटिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, जो आगे का जो प्रोसीडिंग रहेगा, अगर जब भी होती है, ठीक है, कोई डिस्कशन होना होता है तो 4 मेंबर्स रहेगा, जिसमें जो चेयर पर्सन रहेगा वो उसका इंक्लूड होना मस्ट है, मीन्स उसका प्रेजेंस मस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया जो इक्विटी जो समता के जो ईओसी का कम्प्लीटली रहेगा, ठीक है, वो हमने पहले तो ईओसी का देख लिया, ठीक है, ईओसी के क्या क्या रोल्स रहेंगे, ठीक है। अब ईओसी जो हमारा रहेगा, ठीक है, वो हर एक इंस्टीट्यूट में कौन कौन से मेंबर, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कौन कौन से मेंबर की कमेटी कैसे कैसे रहेगी वो हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो ऑपरेशन रहेंगे, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट की जाएंगी वो कैसे कैसे किस तरह से प्रोसेस कराई जाएंगी, ठीक है। तो इनको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक रहेगा समता समूह रहेगा और दूसरा समता दूत रहेगा, मीन्स द इक्विटी स्क्वाड रहेगा और द इक्विटी एम्बेसडर रहेगा। तो स्क्वाड की बात करते हैं तो स्क्वाड जो होता है हमारा ग्राउंड में होता है, चीज़ें देख रेख करता है, चीज़ें वॉच करता है, चीज़ों को अगर कोई चीज़ ऐसी हैपनिंग होती है तो उनको चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एम्बेसडर का काम क्या होता है, जो एम्बेसडर जो टर्म बताता है कि चीज़ों को प्रमोट करना, मीन्स जो भी चीज़ें हैं उनको सर्कुलेट करना, प्रमोट करना। तो एक बार हमको डीपली क्लियरली वे में समझ लेते हैं। जैसे इक्विटी जो समता समूह है, समता दल है, ठीक है, उसका काम क्या रहेगा, ठीक है, विजिलेंस और प्रिवेंशन का काम रहेगा, ठीक है, जो आपकी देख रेख रहेगी, बचाव का कार्य कौन रहेगा, इक्विटी स्क्वाड का रहेगा। उसका फंक्शन क्या रहेगा, मोबाइल यूनिट्स रहेंगे, मीन्स वो एक्टिव रहेंगे और जो भी जहाँ पर भी एक्टिविटीज़ होती है जैसे रैगिंग को हो गया, या जहाँ पर बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो कि स्टूडेंट के गुड फेथ में नहीं है, तो वो वहाँ पर जो भी स्पॉट उनके लिए वनरेबल लगते हैं, जो कि चिन्हित किए रहेंगे कि ये स्पॉट हैं जहाँ पर होना है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पर वो उनका पेट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। देन रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट वहाँ पर चीज़ें वो अगर देखते हैं और उसको रिपोर्टिंग करनी हुई तो वो किसको रिपोर्ट करेंगे, वो डायरेक्ट किसको करेंगे, ईओसी कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करेंगे, जो कि जो भी इंस्टीट्यूट के जो कमेटी है उसका कौन रहेगा, मेंबर सेक्रेटरी रहेगा, ठीक है। ईओसी कोऑर्डिनेटर को रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। देन उसका और जो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी जो मीन्स ये इक्विटी स्क्वाड है ये कब कब अवेलेबल रहेगी, तो ये कांस्टेंट जो ये लगातार रहेगी, ये मोबाइल एज ए मीन्स कम्युनिकेशन में ये कम्प्लीटली प्रेजेंस रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई एक इंसिडेंट हुआ उसको हैपनिंग करने के बाद ये स्क्वाड गायब हो जाएगा, नहीं, ये कम्प्लीटली प्रेजेंस रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं समता दूत की, ठीक है। तो इनका काम क्या रहेगा, इनके रोल्स क्या रहेंगे, ठीक है। इनका रोल रहेगा नोडल ऑफिसर, हर एक इंस्टीट्यूट के जो नोडल ऑफिसर हैं और कल्चर प्रमोटर हैं, ठीक है, ये नोडल ऑफिसर और कल्चर प्रमोटर रहेंगे। जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको चीज़ों को प्रमोट करने का काम रहेगा, ठीक है। अब प्लेसमेंट का तरीका क्या रहेगा, 1 स्टेक होल्डर डेजिग्नेटेड इन एवरी यूनिट, मीन्स कोई भी एक स्टेक होल्डर, ठीक है, किसी भी यूनिट से, जैसे कि आपका कोई डिपार्टमेंट में हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो गया, डिपार्टमेंट सोशोलॉजी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर होती है, डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट्स हैं एकेडमिक में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उनके हिसाब से हर एक स्टेक होल्डर डेजिग्नेट किया जाएगा हर एक यूनिट में, ठीक है। और जो यूनिट रहेंगे वो कैसे रहेंगी, कौन कौन से यूनिट रहेंगे, डिपार्टमेंट हो गया आपका, हॉस्टल हो गया आपका, लाइब्रेरी हो गया, क्योंकि हॉस्टल में भी कई इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर भी
डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्योंकि लॉ तो हमारे यहाँ बहुत हैं डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन शायद ही उनका बहुत ही हो पाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि अगर चीज़ें कंप्लेंट के फॉर्म में मेंशन ही नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठेगा वहाँ पर। और अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी होती है तो जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड करता है तो उसका वहाँ पर जो सर्वाइवल की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही कठिन हो जाती है, क्योंकि हर एक कदम पर फिर उसके लिए कह सकते हैं कि हर्डल्स क्रिएट होते हैं कि उसको उस चीज़ की सज़ा दी जाती है कि तुमने एप्लीकेशन क्यों डाला, तुमने क्यों कंप्लेन किया। तो वैसे इस सब चीज़ों के लिए किसको भुगतना पड़ता है, मेनली जो जनरली स्टूडेंट्स होता है उसको कम्प्लीटली फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब जो इक्विटी एम्बेसडर का जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, तो ये इनका जो एक कोट है, टॉर्च बियरर्स ऑफ इक्विटी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईओसी एक्टिविटीज़। ठीक है, जो भी समता के हैं ये उनकी रोशनी रहेंगे। ठीक है, और जो भी ईओसी की जो एक्टिविटीज़ रहेंगी उनमें पूरा इनका कॉन्टैक्ट रहेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे चीज़ें प्रमोट करनी रहेंगी वो सारी चीज़ें जो एम्बेसडर का काम रहेगा वो कम्प्लीटली परफॉर्म करेंगे। और इक्विटी एम्बेसडर की जो ड्यूटी रहेगी, उनका जो कर्तव्य रहेगा वो क्या रहेगा, रिपोर्ट वायलेशंस विद इन डे। अगर किसी भी रूल की अवमानना होती है, अवहेलना होती है तो उनको बिना किसी देरी के उस चीज़ को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इक्विटी स्क्वाड मीन्स समता समूह और समता दूत के बारे में देख लिया कि कैसे संवैधानिक संस्थानों पर जो मोबाइल यूनिट्स हैं वो कैसे गश्त देंगी। ठीक है, और जो नोडल ऑफिसर हो गए हमारे, ठीक है, वह प्रत्येक विभाग, छात्रावास और समता समूह जो हैं उन पे कैसे कैसे जो स्टेक होल्डर हैं वो कैसे उनको आगे चीज़ों को अपॉइंट करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे। ठीक है, तो एक बार अगर इनको कंपैरेटिवली में देखें तो जो समता दूत की जो भूमिका है, ठीक है, वो परिसर में समता के प्रतीक मीन्स टॉर्च बेरर मैंने जैसे कि बताया, और नोडल अधिकारी का जो रोल इम्प्लीमेंट वो निभाएंगे अपनी तरफ से। ठीक है, और जो समता समूह की भूमिका है वो जो सतर्कता बनाए रखना, और जो भी अगर कोई रिपोर्टिंग होती है तो किसको करना, ईओसी के जो मेंबर सेक्रेटरी है उनको डायरेक्टली, जो कोऑर्डिनेटर है उनको रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हेल्पलाइन और डिजिटल एक्सेस की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। तो जो इस रेगुलेशन के द्वारा जो भी यूनिट्स कमेटी जो प्रिपेयर की जाएंगी और जो भी स्क्वाड और एम्बेसडर होंगे, ठीक है, अगर कोई भी रिपोर्टिंग होती है, जो भी स्टूडेंट है जिस चीज़ की भी रिपोर्टिंग करनी है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है या किसी ने देखा है या वो रिपोर्ट करना चाह रहा है या होने वाला है, तो वो कहाँ रिपोर्ट कर सकता है, कैसे रिपोर्ट कर सकता है। तो 24/7 मीन्स 24 घंटे और सातों दिन आपके जो समता की जो हेल्पलाइन रहेगी वो कम्प्लीटली ओपन रहेगी। ठीक है, तो इसमें कैसे देखा जाए तो राउंड द क्लॉक एक्सेसिबिलिटी फॉर एनी स्टेक होल्डर इन डिस्ट्रेस, कंटिजेंसी इफ कॉलेज हेल्पलाइन फेल, यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन मस्ट बी एक्सेस। मीन्स जैसे कि मान के चलते हैं कोई एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनसे काफ़ी ज़्यादा एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एफिलेटेड कॉलेज होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि कॉलेज का हेल्पलाइन फेल हो सकता है, तो वो डायरेक्टली उस जो कॉलेज से एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है उसका जो हेल्पलाइन रहेगा वो 100% वर्किंग में रहेगा। वो उसका जो यूनिवर्सिटी का जो काम रहेगा वो ऐसा पूरी कोशिश रहेगी कि जो उसका हेल्पलाइन है वो पूरा डाउन ना रहे। ठीक है, और जो ये आपका जो स्टेक होल्डर का जो काम रहेगा, ठीक है, जो इन्फॉर्म करने का रहेगा वो कम्प्लीटली उनके लिए 24 घंटे और सातों दिन 24/7 अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल के अलावा। ठीक है, अगर कॉलिंग से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं या पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि कॉलेज का भी हेल्पलाइन फेल हो गया, यूनिवर्सिटी का भी हेल्पलाइन फेल हो गया किसी भी आपात स्थिति में या किसी भी कंडीशन में, तो फिर क्या राइट्स रहेंगे। ठीक है, तो जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल रहेगा वहाँ पर चीज़ें वो जो एक्टिविटी है उनके खिलाफ वो जो रिपोर्ट है लॉग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंडेटरी डिजिटल पोर्टल हो गया फॉर लॉगिंग डिस्क्रिमिनेशन इंसिडेंट हो गया। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटोकॉल मींस जो भी पर्सन
चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है, जो भी कंप्लेन वहाँ पर फाइल कर रहा है, उसकी जो आइडेंटिटी रहेगी वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, कि हम ये इंसिडेंट जो केस है वो हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ की सराहना की जाएगी और उसकी जो आईडी रहेगी वो कम्प्लीटली प्रोटेक्ट की जाएगी। ठीक है। जीरो टॉलरेंस मीन्स मैंडेटरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटेलिएशन और विक्टिमाइजेशन। ठीक है। मीन्स कोई भी ऐसी जो कार्रवाई रहेगी, ठीक है, उस पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, मतलब कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। कि जो भी वहाँ पर अगर कोई ऐसा केस होता है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि जो भी ऐसा जो कि गलत काम है या छात्रों के हित में नहीं है, तो उनके खिलाफ ऐसा नहीं रहेगा कि किसी भी हाल में उनको कोई एग्जाम्पशन रहेगा, कोई एक्सेप्शन रहेगा, नहीं। वहाँ पर कौन सा रहेगा, जीरो टॉलरेंस रहेगा। मीन्स बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा। अगर चीज़ें वो गलत हैं, वायलेट हो रही हैं, तो उन पे पनिशेबल रहेगा पूरा। ठीक है। देन अब बात करते हैं जो ये कल्चर जो हमारा है, जो यूजीसी ने जो न्यू रेगुलेशन में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने को कहा है यूनिवर्सिटीज़ में, जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट एफिलेटेड कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, उनमें ये कैसे कैसे प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है। तो सबसे पहले रहेगा एक मैंडेटरी अंडरटेकिंग लिया जाएगा। ठीक है। वो कैसे रहेगा, जो भी स्टूडेंट हैं, फैकल्टी है, स्टाफ है, ठीक है, उनसे बाकायदा ये साइन कराया जाएगा अंडरटेकिंग। ठीक है। फिर ओरिएंटेशन मीटिंग की बात करते हैं, तो जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो सेशन के स्टार्ट होने से पहले जो मीटिंग है वो उनके द्वारा पूरी जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। ठीक है। जिसमें कि जो हॉस्टल्स हो गए, उनके वार्डन्स हो गए, पुलिस हो गए, पेरेंट हो गए, इंक्लूडेड रहेंगे। मींस कैसे कैसे चीज़ों को कवर करेंगे वो, कैसे उनके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्या क्या वो अपने एजुकेशनल अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में वो चीज़ें प्रमोट करने वाले हैं, कैसे कैसे वो चीज़ें इस्टेब्लिश करने वाले हैं। वो जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रहेगा, जो चेयरपर्सन रहेगा, वो वार्डन, पुलिस और पेरेंट्स को, सभी लोगों को एक साथ करके चीज़ों को फ्रेम करके बताएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं रिकॉर्ड की ट्रांसपेरेंसी की, मीन्स पारदर्शिता की, कि रिकॉर्ड कैसे रहेगा। ठीक है। तो जो ओरिएंटेशन रहेगा, जो ये मीटिंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो चेयरपर्सन अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें जब ओरिएंटेशन का ये काम होगा, जो मीटिंग होगी, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। ठीक है। कि जो भी वो ओरिएंटेशन मीटिंग लेंगे, वो हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर वो वीडियो मैंडेटरी है कि वो अपलोड हो, ताकि जो भी मीटिंग हुई है वो इससे ये साबित हो जाए कि हाँ, इस कॉलेज में ये ओरिएंटेशन मीटिंग हो चुकी है सेशन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। अगर वो मीटिंग अपलोड नहीं होती है तो उस कॉलेज के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। या कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया जो कि यूजीसी से गवर्नड है, तो वहाँ पर अगर चीज़ें ओरिएंटेशन मीटिंग नहीं होती है तो सबसे पहले उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है। अब फेयर एलोकेशन की बात करते हैं। ठीक है। जो भी चीज़ें मुहैया करानी है वो कैसे कैसे रहेंगे। ठीक है। हॉस्टल रूम्स एंड क्लासरूम असाइंड वाया ट्रांसपेरेंट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीजर। ठीक। जो भी हॉस्टल्स के रूम रहेंगे, क्लासरूम रहेंगे, वो इस तरह से असाइन किए जाएंगे ताकि वो कोई भी ऐसा जो भेदभाव का जो प्रोसीजर है उसमें वो फिट ना हो सके। ठीक है। अब विजुअल प्रेजेंस की बात करते हैं, तो विजुअल प्रेजेंस में जैसे कि हमें कैसे प्रमोट करना है, कि ये चीज़ें कि क्षमता कैसे होनी चाहिए, मींस हम कॉलेज में कैसे प्रमोट करें, तो उसके लिए क्या होने चाहिए, जो पोस्टर्स हैं वो डिफरेंट कैंपस में और डिस्प्ले होने चाहिए, हर जगह लगे होने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये चीज़ें को प्रमोशन हो सके कि कैसे कैसे चीज़ें फ्रेम हुई हैं कॉलेज में, जो नए रूल्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिल सके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें विजुअल प्रेजेंस के द्वारा कॉलेज में मैंडेटरी रहेगा कि उसको मुहैया कराया जाए। ठीक है। प्रोफेशनल सपोर्ट की बात करते हैं, जो भी काउंसलर रहेंगे, ठीक है, जो भी काउंसलर रहेंगे, वो जो स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हमने बात कर ही लिया कि उसमें स्टूडेंट भी इंक्लूडेड है, फैकल्टी भी इंक्लूडेड है, स्टाफ भी इंक्लूडेड है। उनके वेलफेयर में जो काउंसलर रहेंगे वो कॉन्टिन्यूसली लगे रहेंगे कि उनके वेलफेयर, उनके अच्छे और उनके उत्थान के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो
ये इंसिडेंट का जो प्रोसेस है, जो एक्शन का जो जो टाइम है, जो प्रोसीजर है, वो कैसे कैसे लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो रिपोर्ट रहेगी, ठीक है, वो कैसे भी मेंशन की जा सकती है। मैंने बताया कि आपको 24/7 आपकी हेल्पलाइन है, ठीक है, वाया ईमेल है। ठीक है, तो जब ये रिपोर्ट दर्ज होगी किसके माध्यम से, पोर्टल, ईमेल या हेल्पलाइन के माध्यम से, तो जो भी आइडेंटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। ठीक है, तो पहले रिपोर्ट दर्ज हुई, ठीक है, तो विद इन 24 घंटे के अंतराल, ठीक है, एक जो कमेटी होगी, जो मीटिंग होगी, इक्विटी कमेटी की जो मीटिंग रहेगी, जो मेंबर्स मैंने आपको बताए कि जो चेयरपर्सन के अंदर 4 कैटेगरी में मेंबर रहेंगे, जिसमें प्रोफेसर रहेंगे, ठीक है, नॉन टीचिंग मेंबर रहेगा, ठीक है, और जो सिविल रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी के मेंबर रहेंगे, ठीक है, आपका ईओसी का जो मेंबर सेक्रेटरी रहेगा, कोऑर्डिनेटर रहेंगे, वो रहेंगे, और 2 स्टूडेंट रहेंगे जो कि मेरिट के बेस पे या स्पोर्ट के बेस पे उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये पर्सन सभी लोग एक साथ होकर एक उनकी मीटिंग होगी, जिसमें जो चीज़ों का संज्ञान होते हुए जो रिपोर्ट मेंशन हुई थी उनके संज्ञान लेते हुए वो फिर किसी चीज़ों का संज्ञान लेंगे। अगर वो संज्ञान नहीं हो पा रहा है तो दूसरी बॉडी को रिफ़र कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के प्रोसीजर की। जब वो संज्ञान में ले लेते हैं कि चीज़ों में क्या एक्शन लेना है या आगे की कमेटी को रिफ़र करना है, तो फिर उसके प्रोसेस क्या है, तो विदिन 15 दिन के अंतर्गत जो भी जांच की, जो भी उनकी जांच है, जांच प्रक्रिया है और जो उनकी रिपोर्ट है वो सबमिट करना रहेगा। ठीक है, और सबमिट किसको करना रहेगा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को करना रहेगा और जो भी वहाँ के पर्सन है। ठीक है, फिर उसके 15 दिन के बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, तो 7 दिन के अंतर्गत, ठीक है, जो भी फाइनल एक्शन रहेगा वो लिया जाएगा। ठीक है, जो ये एक्शन लेगा, एक्शन कौन लेगा, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है, जो कि इंस्टीट्यूट का हेड है। ठीक है, वो लेगा, और फिर जो भी प्रोसेस वहाँ से एक्शन जो इनिशिएट होता है, चाहे वो आपका पुलिस रेफरल हुआ, अगर कोई क्रिमिनल केस या पिनल को दंडात्मक अगर कोई केस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो हेड रहेगा वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड करेगा। तो हमने चीज़ें देख लिया कि कैसे कैसे जो इंसिडेंट का टाइमलाइन है वो पहले से ही सेट कर दिया गया है रेगुलेशन के एक्ट में। ठीक है, कि पहले रिपोर्ट होगी, ठीक है, फिर 24 घंटे के अंतराल उस रिपोर्ट पे मीटिंग कमेटी गठित होगी। ठीक है, फिर 15 दिन के अंतर्गत मैंडेटरी है कि जो इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट है वो सबमिट हो जाए। ठीक है, और फिर जब इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट आ जाएगी तो विद इन 7 दिन के अंदर जो भी फाइनल एक्शन रहेगा वो लेने का यूनिवर्सिटी, कॉलेज हो गया, आपका इंस्टीट्यूट हो गया, उसके ऊपर मैंडेटरी रहेगा कि वो चीज़ों को आगे रिजॉल्व करें। ठीक है, देन अब अगर ये बात करते हैं कि जब अपील्स और जो अगर इंटरेस्ट का जब कन्फ्लिक्ट आता है तो क्या चीज़ों का प्रोसेस रहेगा। जो इस एक्ट में यूजीसी का न्यू रेगुलेशन एक्ट जो 2026 का है, इसमें क्या क्या चीज़ें और भी मेंशन की गई हैं अगर चीज़ों की अपील और कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ठीक है, तो अगर कभी कंप्लेंट रिसीव होती है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में, ठीक है, तो जो ईओसी का जो कोऑर्डिनेटर रहेगा, जो मेंबर सेक्रेटरी रहेगा, उसको चेयरमैनशिप एज्यूम कर मतलब दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो रिपोर्टिंग होगी वो किसको करेगा, जो उसके जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होगी, जो कि चांसलर हो गए यूनिवर्सिटी के, ठीक है, यूनिवर्सिटी का चांसलर हो गया, उनको ये रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्योंकि कंप्लेंट हेड के अगेंस्ट है तो जो इसमें जो प्रोसेस रहेगा हेड को क्या करेगा, बाईपास कर दिया जाएगा। ये तब रहेगा जब इंटरेस्ट प्रोटोकॉल कन्फ्लिक्ट होगा, मीन्स एक दूसरे के विरोधाभास में आ जाएंगे कि जब भी कभी हेड के अगेंस्ट, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट ही कोई कंप्लेंट आ गई। ठीक है, अब आते हैं अपील की मैकेनिज्म की। ठीक है, तो अपील कहाँ पे कर सकते हैं, जो ऑम्बड्स पर्सन रहेगा, ठीक है, जो 2023 के रेगुलेशन के अंतर्गत जो अपॉइंट किया गया है, ठीक है, उनके थ्रू ये अपील वहाँ पर की जाएगी। ठीक है, अब विंडो की बात करते हैं कि अपील का कितने दिन में हमें अपील करनी है, क्या विंडो, क्या लिमिट रहेगी। तो विद इन 30 दिन के अंतर्गत जो आपकी कमेटी रिपोर्ट रहेगी, ठीक है, जो कमेटी की जो जांच रिपोर्ट रहेगी वो कम्प्लीटली विद इन 30 दिन के अंतर्गत आपको फाइल करना है। ठीक है, जो डिस्पोजल टाइम है, जो भी उसका जो डिस्पोजल टाइम है उस अपील का, वो क्या रहेगा, 30 दिन के अंतर्गत, अपील के 30 दिन के अंतर्गत वो डिस्पोज कर दी जाएगी। ठीक है, अब अगर वहाँ पर अगर किसी लीगल सपोर्ट की बात, विधिक
सपोर्ट की बात की जाएगी तो जो अम्बर्स पर्सन रहेगा वो कोई भी जो अमिकस क्यूरी है, मीन्स जो भी उसको अपॉइंट करना है अम्बर्स पर्सन को, वो अपॉइंट करेगा वहाँ लीगल सपोर्ट के लिए, ठीक है। और वो जो भी उनकी पेमेंट रहेगी वो कौन देगा, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहेगा, वो कम्प्लीटली उनको पे करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी और जो रिपोर्टिंग की जो ऑब्लिगेशंस रहेंगे वो कैसे कैसे रहेंगी, ठीक है। तो जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया, आपका इंस्टीट्यूट हो गया, उनकी जो रिपोर्ट की जो उनको जो रिपोर्ट उनको कैसे करनी रहेगी, वो जनवरी और जुलाई के मंथ के एंड में वो रिपोर्ट जो ईओसी की जो रिपोर्ट रहेगी वो कम्प्लीटली उनको सबमिट करना रहेगा, ठीक है। और जो पब्लिक डिस्क्लोज़र रहेगा उनको अपने वेबसाइट पे क्या क्या मैंडेटरी है वो कैसे कैसे चीज़ों का जो डिस्क्लोज़र रहेगा वो अपनी वेबसाइट पे करेंगे। जैसे डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ, जो उनका कंपोजिशन है स्टूडेंट स्टाफ का वो वेबसाइट पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जो आपका जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर का जो ड्रॉप आउट रेट्स है, मीन कितने स्टूडेंट ने एकेडमिक में जो था कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट किया है, उनका पूरा रिकॉर्ड जो रहेगा वो यूनिवर्सिटी पे जो पब्लिक वेबसाइट है, जो उनकी डोमेन है उनमें मैंडेटरी है कि पब्लिश करना रहेगा, और ठीक है। और जो भी उनकी कंप्लेन रिसीव होती है एकेडमिक ईयर में, जो भी वो फाइनेंशियल ईयर में उनका जो ग्रीवेंस रहेगा वो कम्प्लीटली किस पे रिकॉर्ड अपडेट होगा, वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा रिकॉर्ड, ठीक है। और जो अभी कंप्लेंट जो रजिस्टर्ड हुई हैं उन पे क्या प्रोसेस हो रहा है और उनका जो स्टेटस क्या है करंटली, ठीक है। और जो भी उनकी जो एनुअल रिपोर्ट सबमिशन रहेगी वो जैसे कि मैंने बता दिया जनवरी जुलाई के एंड में उनको सबमिट करनी रहेगी, वो उनको यूजीसी को भी सबमिट करनी रहेंगी, और जो स्टेट हायर के एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको भी सबमिट करनी रहेगी। कहाँ, किस मंथ में, बाय एंड ऑफ जनवरी। ये एनुअल रिपोर्ट आप उनको, एक तो रिपोर्टिंग साइकिल हो गई कि उनको आका ईओसी का कब कब रिपोर्ट करना है, जो एक्टिविटी उनकी है जनवरी और जुलाई के एंड मंथ में रिपोर्ट करनी रहेगी, और ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, एक कंप्लीट एनुअल जो रिपोर्ट रहेगी वो यूजीसी और स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबमिट करना रहेगा एंड ऑफ जनवरी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, निगरानी और अनुपालन ना करने के जो परिणाम रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, और जो इनका जो एक्सटर्नल जो निगरानी रहेगी वो कैसे कैसे रहेगी, ठीक है। जो राष्ट्रीय स्तर की जो निगरानी रहेगी, मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी, उसका जो कंपोजिशन रहेगा वो कैसे रहेगा, जो उनका गठन रहेगा, एक स्टैचुटरी काउंसिल रहेगी, ठीक है, प्लस सिविल सोसाइटी रहेगी, और उनकी जो मीटिंग रहेगी कब रहेगी, 2 बार रहेगी एक ईयर में, ठीक है। देन जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा जो मॉनिटरिंग रहेंगी उसके जो पावर्स रहेंगे, रिव्यू प्रोग्रेस रहेगा कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन कॉल होंगी, ठीक है, कैसे कैसे कैंपस की जो विज़िट है वो कैसे रहेगी, ठीक है, और जो एडवाइस रहेंगी वो कैसे कैसे उनको दी जाएंगी। तो ये जो यूजीसी का जो मॉनिटरिंग रहेगी ये उनको करना रहेगा, ठीक है, उनको रिव्यू करना रहेगा, उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके लिए कॉल देना रहेगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को, उनको कैंपस में कंपलसरी जो विज़िट है उनको करना रहेगा, और जो भी उनकी जो एडवाइस है उनको जो बाइंडिंग है वो कम्प्लीटली उन्हें देना रहेगा, ठीक है। और जो भी उनकी जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, अब बात करते हैं, पहले तो हमारा नेशनल लेवल मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की निगरानी हो गया। देन यूजीसी की बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। देन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं कि उनके ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगी, ठीक है। तो वो जो भी यूजीसी के जो स्पेसिफिक एडवाइस रहेगी उन पे वो कम्प्लीटली जो उनका जो रहेगी उन पे रिव्यू करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जब इन पे जब कोई भी एक्शन अगर लिया जाएगा, तो जो भी एक्शन का जो प्रोसीजर है वो किस में मेंशन किया हुआ है, सेक्शन 11 के एक्ट में, मीन्स जो यूजीसी का जो न्यू रेगुलेशन एक्ट 2026 का आया है उसके सेक्शन 11 के अंतर्गत जो पेनल्टीज़ और जो नॉन वायलेशन के जो कंडक्ट हैं वो कैसे कैसे इंक्वायरी कमेटी द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो अगर कोई ऐसा रिमीडियल जो भी वायलेशन का अगर होता है तो उसमें जो सबसे पहला जो है वो डिपार्टमेंट फ्रॉम यूजीसी स्कीम्स एंड ग्रांट, जो भी यूजीसी की स्कीम्स रहेंगी और जो ग्रांट और डोनेशंस रहेंगे वो उनसे डिपार्टमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दिन बात करते हैं कि एकेडमिक फ्रीज की, ठीक है, जो भी शिक्षण जो भी एजुकेशन पूरा का पूरा एजुकेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। मींस जो भी डिग्री हैं, प्रोग्राम्स है, उनकी जो डिग्री देने का है, जो कोर्स की डिग्री के, उनको डिपार्टमेंट कर दिया जाएगा, उस कॉलेज को उस चीज़ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बैन कर दिया जाएगा, मीन्स जो कि जो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स
करा रही हैं, अगर तो ये पर्टिकुलरली उन चीज़ों पर भी रोक लगा देगा कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके खिलाफ कोई भी ग्रीवेंस रिपोर्ट हुआ, वो अगर उस पर वो खरे उतरते हैं कि ग्रीवेंस उनके साबित हो जाता है, तो वो भी उन पे ये कोर्सेज का भी बैन लगा सकती है। ठीक है। अब जब स्टेटस का रिवोकेशन की बात करती है, कि जो मैंने बताया था अभी कि जो रिवोकेशन है, जो ग्रांटिंग है, एफिलिएशन का रहता है यूजीसी द्वारा हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, चाहे आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, अगर वो एजुकेशनल अपना इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो उनको यूजीसी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। और यूजीसी जो अप्रूवल देती है वो सेक्शन 2A 412B के अंतर्गत वो यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है। तो अगर कोई भी ग्रीवेंस रिपोर्ट होता है तो जो यूजीसी के जो नया रूल्स आया है उसके अंतर्गत इनका रिमूवल भी किया जा सकता है। ठीक है। और जो भी अलग जो इन पे जो कार्रवाई, जो दंडात्मक कार्रवाई रहेगी, वो केस टू केस देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें आगे कि कैसे कैसे दंडात्मक कार्रवाई लेनी रहेगी। ठीक है। अब इनमें बात करते हैं कि जो चेकलिस्ट है, मीन्स जो ज़रूरी तुरंत एक्शन लेने की बात करते हैं, तो कैसे कैसे लिया जाएगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले तो क्या रहेगा, आपका अपॉइंट रहेगा ईओसी कोऑर्डिनेटर, सबसे पहले अपॉइंट किया जाएगा, जो कि सीनियर फैकल्टी रहेगा। ठीक है। या रेगुलर प्रोफेसर रहेगा, जो कि सोसाइटी के जो वेलफेयर में काफ़ी ज़्यादा उत्थान में काम करता हो या उसको इंटरेस्ट हो काफ़ी ज़्यादा, वो अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। इक्विटी जो कमेटी है उसका पूरा का पूरा गठन किया जाएगा। ठीक है। और जो 24/7 और हेल्पलाइन पोर्टल है, जो ईमेल है, वो कम्प्लीटली लॉन्च किए जाएंगे वेबसाइट पे। ठीक है। फिर पर्सनल की बात करते हैं, तो पर्सनल में जो हमारे जो इक्विटी स्क्वाड हो गया, इक्विटी एम्बेसडर हो गया, ये 2 यूनिट बनाई जाएंगी पर्सनल के तौर पे। ठीक है। देन जो प्रोसेस रहेगा, ये कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो भी अंडरटेकिंग रहेंगे इस स्टूडेंट के और पेरेंट के, वो एडमिशन फॉर्म के स्टार्टिंग में ही ले लिए जाएंगे। ठीक है। वो अगर एडमिशन हो चुके हैं तो उसके बाद सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स की अंडरटेकिंग ली जाएगी, ताकि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो सकें। देन जो ओरिएंटेशन और रिकॉर्डिंग मीटिंग रहेगी, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट रहेगा उसके द्वारा सारी चीज़ें ली जाएंगी, जिसमें पुलिस रहेगा, पेरेंट रहेंगे और जो फैकल्टी रहेगी, उनके साथ ये मीटिंग का पूरी कंडक्ट होगी। ठीक है। देन और जब इनको प्रमोशन की बात आती है, तो जो भी इक्विटी के पोस्टर्स हैं, कैसे कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये वाया पोस्टर द्वारा कॉलेज में डिस्प्ले किया जाएगा। ये मैंडेटरी सारे काम हैं, जो कि इमीडिएट ये सारे जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, हायर एजुकेशन जो एजुकेशन दे रहे हैं, यूजी पीजी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो गए, आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गए, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम हो गया। ठीक है। ये डिफरेंट जो प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कर रही हैं, उनमें ये सारे प्रोसीजर जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए सख्त आदेश हैं। ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो न्यू एक्ट आया है यूजीसी के द्वारा, ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये साबित होगा अगर ये सही जगह से सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। क्योंकि ये कोई लीगल हर्डल नहीं कहा जा सकता इसको, बल्कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक्सेलेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी इसको बेहतरीन बनाने का काम भी करेगा। ठीक है। उसको एक्सेलेंस में प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और जो भी डिस्क्रिमिनेशन का जो भेदभाव होता है, जो बच्चों के ऊपर जो स्टूडेंट फेस करते हैं, उनके अंदर जो डर रहेगा वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो जो एम है, वी अनलॉक द फुल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ एवरी स्टूडेंट, मीन्स जो छात्र है पूरी बौद्धिमकता स्तर से जो अपनी पढ़ाई है वो कम्प्लीटली कर सके, यही इस एक्ट का मोटिव है। और जो भी कोई ऐसा अगर केस आते हैं या किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो वो अपना ग्रीवांस जो यूनिवर्सिटी के पूरे जो कंप्लीट प्रोसीजर है उसमें वो अपना रजिस्टर कर सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त और फ्रेंड्स एंड सभी जो स्टूडेंट्स हैं, और उनको ये जो यूजीसी का जो न्यू रूल है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग में आ गया होगा कि कैसे कैसे प्रोसेस है, कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है। कौन से कमेटी में कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है, कैसे कैसे वो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है स्क्वाड द्वारा, जैसे आपका जो स्क्वाड है आपका एम्बेसडर हो गए, ठीक है, उनके द्वारा प्रमोशन किया जाएगा। और अगर कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है तो उनका क्या क्या
जो टाइमलाइन है, क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है, वो बताया गया है। और देन अगर कोई भी केस किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ दर्ज होता है, वो उन पर साबित हो जाता है, तो क्या क्या पेनल्टीज़ हैं, जैसे कि आपका डिबारमेंट हो गया, ठीक है, प्रोहिबिशन हो गया प्रोग्राम्स पे, ठीक है, और रिमूवल हो गया उनके जो ग्रांट हो गया, या जो स्टेटस है यूनिवर्सिटी का 2F और 12B का स्टेटस जो है वो उनका कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ें एक ही वीडियो में सभी लोग को क्लियरली और इजी लैंग्वेज में समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर नहीं कुछ क्लियर होता है तो आप मुझे ड्रॉप आउट या कमेंट कर सकते हैं, और जो मेरे मेल आईडी है julexacademy@gmail.com, उस पर पर्टिकुलरली अपनी क्वेरी जो है वो हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एकेडमिक वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो नया जीरोस्प्रूडेंस का नया जो लॉ के जो सब्जेक्ट है, लॉ ऑफ टॉट का, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, जो यूजीसी का जो नया रेगुलेशन एक्ट है 2026 का, कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि कैसे कैसे क्या न्यू रूल्स हैं, क्या चीज़ों का प्रोसेस है, और चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है इस वीडियो के तहत सभी लोगों को अच्छी तरीके से हर चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये सभी स्टूडेंट और सभी पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ कमिट होती है किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज में, तो चीज़ों को रिपोर्ट करें, जो भी प्रोसेस इनिशिएट किया गया है हर कॉलेज में, ठीक है। और ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मैंडेटरी ड्यूटी है, कोई चीज़ों को एस्टेब्लिश करें। अगर ये चीज़ें नहीं करती हैं तो जैसे कि यूनिवर्सिटी ने बताया है कि अगर वो एक्सीलेंस ऐसा प्रोवाइड नहीं कर पाती कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो उन पर सख्त कार्रवाई करेगी, और इस पर कोई भी जीरो टॉलरेंस है, मीन्स कोई भी रियायत बरती नहीं जाएगी, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया था कि जो अगर जैसा कि यूसी ने जो नए रेगुलेशन एक्ट में 2026 के जो न्यू रूल्स में सारी चीज़ें बताई हैं, अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो एजुकेशन का एक अलग ही नया दौर देखने को मिलेगा, कि कैसे कैसे चीज़ों का जो एजुकेशन में एक्सीलेंस है वो हमें काफ़ी बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा, और जो भी पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट का वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर ये चीज़ें ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो वही है कि पहले भी लॉ बने हैं, आगे भी लॉ बनते रहेंगे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट और सही चीज़ों से नहीं होगा तो चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। अगर इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है तो काफ़ी बेहतरीन हमारा सोसाइटी होगी, और काफ़ी बेहतरीन लॉ का आगे जो डायनेमिक स्कोप रहेगा स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। उनका जो करियर है, ग्रोथ है, वो बहुत ही उनका एक्सीलेंस रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसे बेखौफ बिना डरे बच्चे अपनी पढ़ाई और अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं तो बेसिकली कमेंट करना मैंडेटरी है, कोई क्वेरी हो तो उसे पूछना बहुत ही अनिवार्य काम होता है, ठीक है, ताकि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।